हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फोटोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इसके साथ साथ हम लगा पता करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशंस होते हैं जब आपके मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशन प्रोड्यूस होते हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम ट्रांसिशन प्रोबेबिलिटीज की कौन कौन से ट्रांसिशन पॉसिबल हैं, कौन कौन से ट्रांसिशन अलाउड हैं और कौन कौन से ट्रांसिशन ट्रांसिशन डिसअलाउड है या फॉरबिडन है, उसको हम डिटेल्स में डिस्कस करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। तो जब भी हम फोटो केमिस्ट्री की बात करते हैं, फोटो मींस लाइट, तो ये जो फोटो केमिस्ट्री हमारे हमारे पास एक ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील्स करते हैं विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, but that chemical reaction is caused by the absorption of light oblique radiation। तो फोटोकेमिस्ट्री में हम वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा टाइटल ही फोटोकेमिस्ट्री है, फोटो मींस लाइट। सो उन रिएक्शंस के, उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से इनिशिएट हुआ है या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट। ठीक है, सो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ के हमारे पास लाइट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके पास रेडियो वेव्स होते हैं जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव होते हैं। इसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड होते हैं। इनके इसके बाद हमारा यूवी विजिबल होते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक्सरे है। इसके बाद हमारे पास गामा रेस है। और इसके बाद हमारे पास कॉस्मिक रेस है। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन contains a very different intensity of light, or we can say we have different wavelength of light present in that electromagnetic radiation। और जो फोटो केमिस्ट्री में जिस रीजन की हम बात करने जा रहे हैं, जो रीजन हमारे पास यहाँ पे फोटो केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए यूज होते हैं, दैट इज द यूवी विजिबल रीजन या अल्ट्रावायलेट यूवी विजिबल हम उसे कह सकते हैं, या visible and ultraviolet region of the electromagnetic radiation having wavelength around 200 to 800 nanometer, which actually brings such photochemical reactions। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इस पर्टिकुलर रेंज में हम बात करें। ठीक है, तो होता क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शन में, हमारे पास जो रेक्टन प्रेजेंट होते हैं, आपके पास रेक्टन मॉलिक्यूल्स हैं, हम उस पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन इट रेडिएट ऑन दिस रेक्टन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज आवर रेक्टन मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास रेक्टन मॉलिक्यूल्स है। सो जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन यूज होते हैं, या और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन इंटरेक्ट विद दिस रेक्टेन मॉलिक्यूल, सो देयर देयर इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस। यहाँ पे क्या होते हैं, लाइट एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होते हैं। जब यहाँ से जो लाइट एब्जॉर्ब होते हैं, वो इस रेक्टेन मॉलिक्यूल की क्या कर देते हैं, एनर्जी को इनहांस कर देते हैं। जैसे ही आपकी रेक्टेन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इनहांस होगा, वो उस रेक्टेन मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सो वी कैन से द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द absorption of this radiation from this electromagnetic radiation becomes excited। यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था रेक्टेन मॉलिक्यूल में, suppose this is our ground state energy level and this is our excited energy level। so जैसे ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी एनर्जी बढ़ने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने लगते हैं, और एक्साइट होके आपकी हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअली यहाँ पे आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इनिशिएट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फेनोमेना है कि जब तक आपके पास इंट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होते हैं,
आपकी रेक्टेन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में, तब तक आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट नहीं होते हैं। तो जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब रेक्टेन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। तो ये मैटर कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी एनी और रेक्टेन मॉलिक्यूल। ठीक है। तो जब आपका लाइट किसी भी मीडियम पे या किसी भी मैटर पे, सपोज दिस इज पार्टिकल, ये हमारे पास एक पार्टिकल है, जब आपका लाइट इंसिडेंट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर, किस पे? इस पर्टिकुलर मैटर पे, तो तीन फेनोमेना यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होते हैं। सो सपोज दिस इज द our incident radiation is, suppose the intensity of our incident radiation is I naught। तो जब आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, when this electromagnetic radiation interact with this matter, so it can be any reactant molecule, three different phenomena occurs here। तो तीन डिफरेंट फेनोमेना हो सकते हैं। वन इज द रिफ्लेक्शन, जो लाइट आपने इंसिडेंट किया है इस मैटर पे, ये रिफ्लेक्शन हो सकता है। रिफ्लेक्ट होके सपोज दिस गेट रिफ्लेक्टेड टू इन दिस डायरेक्शन, तो इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जस्ट सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज द इंटेंसिटी ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंसिडर्ड एज आई आर। दूसरा फेनोमेना यहाँ पे हो सकता है एब्जॉर्प्शन, कि यहाँ से जो आपने लाइट इंसिडेंट करा है उसमें से कुछ लाइट यहाँ पे क्या हो सकता है? एब्जॉर्ब हो सकता है। आपकी मैटर या आपकी जो रेक्टेन मॉलिक्यूल है वो इसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। सपोज द इंटेंसिटी ऑफ दिस एब्जॉर्बिड रेडिएशन इज इक्वल टू आई ए। लेकिन कुछ लाइट ऐसे होते हैं जो कि एब्जॉर्ब भी नहीं होते, रिफ्लेक्ट भी नहीं होते, ये डायरेक्टली यहाँ से क्या होता है? ट्रांसमिट होते हैं, जिससे हम ट्रांसमिशन कहेंगे। तो कुछ लाइट डायरेक्टली यहाँ से क्या होता है? ट्रांसमिट होके बाहर चला जाता है, जिससे हम कहेंगे सपोज द इंटेंसिटी ऑफ दिस ट्रांसमिटेड लाइट इज आई टी। तो हो क्या रहा है कि आपके पास जो लाइट इंसिडेंट या जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है इस मैटर में, तीन डिफरेंट फेनोमेना यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है। एक ऐसा है कि कुछ लाइट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है सरफेस से, जिसका इंटेंसिटी हमने आई आर से रिप्रेजेंट किया। कुछ एक्चुअली आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, आपके रेक्टेन मॉलिक्यूल या आपकी मैटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी इंटेंसिटी आई ए है। और कुछ यहाँ से क्या हो रहा है? कुछ ट्रांसमिट हो रहा है। सो the total intensity of the light, that is I naught, that is the intensity of the incident light, will be equal to, हम ऐसे लिख सकते हैं, IR, that is the intensity of the reflected light plus intensity of the absorbed light and the plus intensity of the transmitted light IT। so जो टोटल आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट इंसिडेंट करा था, the intensity of that particular light, that is I naught, is the incident लाइट, जिस लाइट को आपने यूज किया है उसका इंटेंसिटी किसके बराबर होंगे? इट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट प्लस इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्बेड लाइट एंड प्लस इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। However, अगर हम किसी भी एयर या ग्लास सरफेस की बात करते हैं, the intensity of this reflected light is very very less, it is around only the 4% of the total intensity of the light। so in this particular case we can ignore the intensity of this reflected light because the intensity is very very less। so I can write here कि आपका जो लाइट की इंटेंसिटी होंगे, that is equal to I naught will be equal to IA plus IT, that is the intensity of the absorbed light plus intensity of the transmitted light। तो इस इक्वेशन से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट। अगर हमें यहाँ से IA निकालना है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट, कितना एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब करा है, that will be equal to I naught, that is the intensity of the incident radiation minus intensity of the transmitted radiation। इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, और यही इंटेंसिटी की लाइट जो एब्जॉर्ब हुआ है वही हमारे फोटोकेमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं। क्योंकि जब हमने
डिफरेंट लॉस ऑफ फोटो केमिस्ट्री डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री है, दैट इज ब्रोथेस ड्रेपर लॉ भी हम कहते हैं। ये कहते हैं ओनली द absorbed light causes or is responsible for the chemical reaction to occur। तो आपके पास कितना भी लाइट आपने क्यों यूज ना करा हो, कितने भी इंटेंसिटी के लाइट यहाँ पे आपने यूज क्यों ना करा हो, उसमें से सिर्फ वही लाइट आपकी केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे या केमिकल रिएक्शन में यूज होगा जो कि एक्चुअली एब्जॉर्ब हुआ है। रिफ्लेक्टेड रेस और ट्रांसमिटेड रेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो सिर्फ वही लाइट हमारी केमिकल रिएक्शन को फोटोकेमिस्ट्री में प्रोसीड कराते हैं जो कि एक्चुअली क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री हम लाइट की इंटरेक्शन और मैटर के बीच में इंटरेक्शन की बात करते हैं, और जो एब्जॉर्बिड लाइट है वही हमारे केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है जो कि इक्वल होगा इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन माइनस इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रे, सो दिस इज द एक्चुअल लाइट which will causes the photochemical reactions to proceed। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन क्या सारे जितने भी लाइट एब्जॉर्ब हुआ है वो आपकी केमिकल रिएक्शंस को क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे? नहीं। तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है जो कि कहते हैं फॉर ईच फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्बेड बाय ए केमिकल सिस्टम, आपकी एक केमिकल सिस्टम में हर एक फोटोन जो एब्जॉर्ब हुआ है, नो मोर देन वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड फॉर ए फोटोकेमिकल रिएक्शन as defined by quantum theory। तो कहते हैं हर एक फोटोन से एक ही मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो जितना भी आपके पास फोटोन है, नाउ सपोज वी हैव ए रेक्टेन ए, आपके पास रेक्टेन है एंड वी नो दैट द फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। तो आपके पास ये एक फोटोन है, वो सिर्फ एक ही क्या करेंगे, एक ही रेक्टेन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेंगे। नाउ जैसे ही ये फोटोन आपकी ए के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दिस ए विल बिकम ए स्टार। लेट्स से दिस इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ए, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ए। तो जैसे ही इस फोटोन ने ए के साथ इंटरेक्ट करा या ये फोटोन एब्जॉर्ब हुआ ए के पास, तो ए ने जब ये फोटोन एब्जॉर्ब करा, इट विल एक्टिवेट ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ए। तो हर एक फोटोन जो एब्जॉर्ब हुआ है वो एक ही रेक्टेन मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। एंड दिस स्टेप इज नोन एज द प्राइमरी प्रोसेस। इसी स्टेप को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ये कहते हैं कि हर एक फोटोन जो कि एब्जॉर्ब हुआ है एक केमिकल सिस्टम में, वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। नाउ सपोज वी हैव वन मोल ऑफ रेक्टेन मॉलिक्यूल। आपके पास एक मोल ऑफ रेक्टेन मॉलिक्यूल है, सो उसका एनर्जी किसके बराबर होगा, क्योंकि आपका एक फोटोन सिर्फ एक ही रेक्टेन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कराते हैं। तो अगर आपके पास एक मोल ऑफ रेक्टेन मॉलिक्यूल है, तो द टोटल एनर्जी एब्सॉर्बेड बाय दिस वन मोल ऑफ रेक्टेन दैट इज इक्वल टू, सो आई कैन से दैट द टोटल एनर्जी एब्सॉर्बेड बाय one mole of the rectangle molecule is equal to Na into H mu, Na into H mu. Here Na is nothing, it is the Avogadro number which is equal to 1 मोल, जो कि किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। सो अगर हमें एक मोल ऑफ रेक्टेन मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री,
the total energy absorbed by 1 mole of the reactant molecule will be equal to Na into H into mu, where Na is the Avogadro number. And this amount of energy which is absorbed by the 1 mole of reactant molecule is also called as आइंस्टीन। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आइंस्टीन कहते हैं। तो ये एनर्जी किसके बराबर है? 1 आइंस्टीन के बराबर है। 1 आइंस्टीन सिंपली मीन्स द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ द रेक्टेन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इतना एनर्जी आपका एब्सॉर्ब हुआ है। अब एनर्जी एब्सॉर्ब होने के बाद क्या होता है? जब आपका एनर्जी एब्सॉर्ब होता है किसी भी रेक्टेन मॉलिक्यूल में जो कि आपकी यूवी विजिबल रेंज में होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टार्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। नाउ सपोज आई हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक energy level. Suppose this is my ground state energy level, this is my excited state energy level. तो जैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लाइट को एच म्यू को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, इनकी एनर्जी बढ़ने लगते हैं और वो ये क्या करते हैं? हायर एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नजर आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कब होगा? व्हेन h mu amount of energy is gets absorbed by this electron। तो इसका एनर्जी बढ़ेंगे, एनर्जी बढ़ने से ये क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। नाउ वी कैन आल्सो राइट एज सपोज दिस इज माय होमो दिस इज माय लूमो। ये मेरे पास क्या है? लूमो है। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि कम एनर्जी के होंगे, वहां से आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका h mu amount of energy when absorbed by this electron it get excited to its higher energy level। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, वो उतना स्टेबल क्या होता है? नहीं होते हैं। और दिस इलेक्ट्रॉन डिड नॉट लाइक टू बी प्रेजेंट इन द हायर एनर्जी स्टेट। तो क्या होता है? यहाँ पे जो हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं by releasing the equal amount of energy that is h mu। then this phenomena is called as emission। इसको क्या कहेंगे? emission कहेंगे। और इसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। यहीं से आपका क्या होता है? फ्लोरेसेंस फेनोमेना यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं, जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट रिटर्न्स बैक इनटू आवर ग्राउंड एनर्जी स्टेट बाय रिलीजिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू h mu। द फेनोमेना इज कॉल्ड एज एमिशन। यहाँ पे आपको एमिशन नजर आते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं और जो एनर्जी इमिट होते हैं, उसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, विच आर जनरली वेरी कॉम्प्लेक्स। जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की बात करते हैं, तो each electronic energy level is accompanied by a number of vibrations। Suppose this is my first electronic energy level, this is my second electronic energy level, and each of these electronic energy level is accompanied by the number of, इसमें क्या होता है? हमारे पास vibrational energy होते हैं इस तरह। So this is our vibrational energy in, and each vibrational energy is accompanied by a number of rotational energy level। तो इसके बीच में बहुत सारे क्या होते हैं? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्लियरली आपको स्पेक्ट्रम यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो जो हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिससे हम फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल कहते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में हमारे पास एक बेस्ट गाइडिंग प्रिंसिपल है। इट इज अ वेरी यूजफुल गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इज provided by Frank Kondon principle। ये क्या कहते हैं? An electronic transition take place so rapidly
that a vibrating molecule does not change its internuclear distance appreciably during the transition. तो जब आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशन हो रहा होता है बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशन इतना फास्ट होते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अप्रिशिएबली चेंज नहीं होते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांसिशन। सो तो ये आपका फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है, बट इट इज ट्रू because it is true because the electron, that is this electron move so much faster than the nuclei। यहाँ पे जो एटम की न्यूक्लियाई होंगे उससे इतना जल्दी फास्टली ये मूव होते हैं that this during this particular electronic transition the nuclei does not change their position। यहाँ पे न्यूक्लियाई अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन है उनको हम सिंपली एक वर्टिकल लाइन से हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं ऑन द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इस तरह हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस आर माई वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ये मेरे पास E0 है, ये मेरे पास E1 है, तो यहाँ पे डिफरेंट क्या होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं इस तरह। तो each electronic energy level contains a number of vibrational energy levels and rotational energy levels। तो ये मेरे पास क्या है, इस एक्सिस पे मैं रखता हूँ दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे हम सिंपली 0 V1 V2 इसी तरह आपका V0 V1 V2, तो यहाँ पे हम सिंपली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशंस को इस तरह दिखा सकते हैं और इसको हम एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। और यहाँ से जो हमें स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल हमारा इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में जब इंटरेक्शन प्रोड्यूस होते हैं तो क्या चेंज होते हैं, एनर्जी चेंज होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइड होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइड होने के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। हायर एनर्जी स्टेट से जब ये वापस आ जाते हैं तो हमें इमिशन स्पेक्ट्रम मिलते हैं। जब ये हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा होता है हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नजर आते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल कंटेन्स ए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो आपको रोटेशनल और वाइब्रेशनल की तरह फाइन स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, आपको इस तरह पीक्स मिलेंगे, ब्रॉडर पीक्स, बिकॉज दिस पीक कंटेन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर। तो आपको एक ब्रॉड पीक मिलता है, क्लियरली फाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन इसको जो हमारे पास इस स्पेक्ट्रम को इजीली हमें हमें एक्सप्लेन करते हैं बाय थ्रू ए प्रिंसिपल व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल, जो कि कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन टेक प्लेस सो रैपिडली दैट a vibrating molecule does not change its internuclear distance। therefore we can easily plot this spectrum through a vertical line क्योंकि इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा पहला पार्ट। ठीक है, देन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशन। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशन मीन जब आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं तो किस टाइप के ट्रांसिशन यहाँ पे आपके पास पॉसिबल है, वो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हमारा ट्रांसिशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन में हम देखेंगे कि कैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, when a molecule is excited by absorption of energy, now जब आपका मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, सपोज ये हमारा होमो है, ये हमारा क्या है, लूमो है, तो जो है ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो आपका यू विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में क्या होता है, चले जाते हैं। तो हमारा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मेरा यहाँ से now suppose this is my ground state energy level, this is my excited state energy level, तो ये इलेक्ट्रॉन आपकी h mu अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो ये आपकी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा।
लेकिन यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन उतना स्टेबल नहीं होते हैं, तो कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, इमिशन कहते हैं, जो कि ऑलरेडी आपने डिस्कस करके आए हुए हैं। तो आपकी टिपिकली जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन शो करते हैं। सो फॉर अ टिपिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, four types of electronic transitions are possible. That is, the first electronic transitions are now, these are our bonding molecular orbital, these are our anti-bonding molecular orbitals, and this n is our non-bonding मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। तो चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारे पास होते हैं। वन इज द सिग्मा टू सिग्मा स्टार। जब यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है, उसको हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जब आपका इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपकी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करते हैं, उसको एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। थर्ड इज द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जब आपकी पाई इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक्साइट होते हैं, उसको हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। एंड द फोर्थ वन इज आवर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जिसकी एनर्जी जो है सबसे कम होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब आपकी पाई स्टार ऑर्बिटल में चला जाता है, इसको हम कहते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर हम इनकी एनर्जी की बात करते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होते हैं। देन इसके बाद एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चाहिए होगा। देन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चाहिए होगा। एंड द लीस्ट वन इज द एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। सो दिस इज द एनर्जी ऑर्डर ऑफ these डिफरेंट फोर टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। तो एन सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, एन टू सिग्मा स्टार के लिए कम चाहिए, उससे पाई टू पाई स्टार के लिए और भी कम चाहिए, एन टू पाई स्टार के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का मतलब है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके पास मेनली क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सिग्मा ऑर्बिट बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं। एन टू सिग्मा स्टार का मतलब है आपका कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का मतलब है कि आपका पाई ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपके पास मेनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होते हैं, वो पाई स्टार ऑर्बिटल में चले जा रहे हैं। और एन टू पाई स्टार में नॉन नॉन जो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो पाई स्टार और ऑर्बिटल में चला जाता है। So these are the four types of transition which are possible in any typical organic molecule. Sigma or sigma star, it is a high energy process since sigma bonds are very strong. This type of transition occurs in compound which all the valence electrons are involved in sigma bond formation, because the sigma bond is a very strong bond. So for this particular process the energy requirement is very high. ये ऐसे मॉलिक्यूल्स में जैसे कि हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, जहां पे आपके पास सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स में आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होते हैं। एन टू सिग्मा स्टार मींस अगर आपके पास कोई सैचुरेटेड कंपाउंड हो जिसमें हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हो विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so this lone pair of electron get excited from non-bonding orbital to sigma star orbital. This type of transition is known as n to sigma star transition. Example हमारे पास alcohols है, amines है, halides है, जिनके पास non-bonding electrons present होते हैं। Third is the pi to pi star. So ये आपके पास unsaturated centers ऑफ द मॉलिक्यूल्स में ये ट्रांजिशन अकर होते हैं, जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और एरोमेटिक आपके पास जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें भी ऐसा ट्रांजिशन होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एल्कीन्स हुआ, एल्केन्स हुआ, कार्बोनिल, साइडेट, एजो कंपाउंड, सब में आपके पास एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। एन टू पाई स्टार मींस
This in this transition, an electron of unshared electron pair on hetero atoms get excited to pi star antibonding orbital. जैसे कि आपके पास एल्डिहाइड में, कीटोन्स में है, एस्टर में है, तो इस तरह आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं. So these four types of electronic transition occurs in any typical organic molecule. किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं. तो ये हमारे पास हुआ कि किस तरह के ट्रांजिशन हमारे पास पॉसिबल हो सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन. नाउ ये ट्रांजिशंस अलाउ होंगे या नहीं होंगे, अब हम वो डिस्कस करेंगे. तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं कोई भी कंपाउंड, जब आप उसको यूवी या विजिबल लाइट को एक्सपोज करते हैं, तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपका ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिपेंड करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम ट्रांजिशंस को अलाउ एंड फॉरबिडन कैटेगरी में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. सो लेट्स सी कौन सा ट्रांजिशन अलाउ होगा और कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा. जितने भी अभी तक हमने ट्रांजिशन के बारे में बात करा है, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउ नहीं होते हैं, उसके लिए भी आपका कुछ कंडीशन है. सो दो चीज पे आपका ट्रांजिशन डिपेंड करते हैं. वन इज द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एंड सेकंड इज द वैल्यू ऑफ एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट. ई मैक्स का वैल्यू क्या होगा? ई मैक्स का वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. ई मैक्स इज इक्वल टू 0.87 इंटू 10⁻20 पी ए. यहाँ पे दो फैक्टर है आपका पी. पी यहाँ पे है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. P is the transition probability and the values varies from 0 to 1. इसका वैल्यू जो होगा 0 to 1 के बीच में वेरी होता है. On the other hand, this A is nothing. These are the target area of the absorbing substances. A is the target area of the absorbing substances. Usually इसको हम कहते हैं क्रोमोफोर. क्या कहते हैं? क्रोमोफोर. तो इन दो चीज पे ये आपका डिपेंड करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउ होंगे या डिसअलाउ होंगे. सो फर्स्ट देखते हैं कब आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउ होंगे और फॉरबिडन होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई मैक्स, दैट इज द एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट. सो दो कंडीशन है. The transition with values of Emax higher than 10 raised power, तो ये इंपॉर्टेंट है. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अगर Emax का वैल्यू ग्रेटर देन 10 raised power 4 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं. और ऐसा हमेशा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में पॉसिबल होते हैं, जिसमें Emax का वैल्यू बहुत ज्यादा होते हैं और ग्रेटर देन 10 raised power 4 होते हैं. लेकिन अगर आपका Emax का वैल्यू लेसर देन 10 raised power 4 है, ऐसे ट्रांजिशंस को हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहते हैं. ठीक है. तो एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज पे आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिपेंड करते हैं. अगर आपका Emax का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 raised power 4 हो, तो दिस इज अलाउड ट्रांजिशन. एंड एट द टाइम इफ द Emax वैल्यू is lesser than 10 raised power 4, then this type of transition is called is forbidden transition. तो ऐसे transitions कभी भी allow नहीं होंगे, नजर नहीं. The second factor is the symmetry factor. आपकी जो मॉलिक्यूल की सिमेट्री पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउ होंगे या फॉरबिडन होंगे. ठीक है. सो द ट्रांजिशन इज रिलेटेड विद द ज्योमेट्रीज ऑफ द लोअर एंड द हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. आपका जो होमो है और लूमो है, इन दोनों का सिमेट्री क्या है, इस पे भी डिपेंड करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउ होंगे या डिसअलाउ होंगे. न कि सिर्फ इस पे, आपकी पूरे मॉलिक्यूल की सिमेट्री पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउ होंगे या नहीं होंगे. अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं.
एक आपके पास टोटली सिमेट्रिकल होगा, एक आपके पास टोटली एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे. सो द रिस्ट्रिक्शन इज मोर ऑन द सिमेट्रिकल वन एज कंपेयर टू द एसिमेट्रिकल वन. एसिमेट्रिकल के लिए उतना ज्यादा रिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस नहीं होते एज कंपेयर टू द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्शन अराइज होते हैं. सो ओवरऑल टू डिसाइड वेदर द ट्रांसलेशन इज अलाउड और फॉरबिडन, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर. ये 3 फैक्टर हमें कंसीडर करना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन अलाउ होंगे या disallow होंगे. One is the geometry of the molecular orbital in the ground state, that is the HOMO. Second is the geometry of the molecular orbital in the excited state, that is LUMO. इन दोनों की ज्योमेट्री पे हाईली डिपेंड करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन अलाउ होंगे या डिसअलाउ होंगे. एंड एट द सेम टाइम द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द इंसिडेंट लाइट दैट माइट इंड्यूस द ट्रांसलेशन. और जो ट्रांसलेशन इंड्यूस करने के लिए जिस लाइट को हम यूज कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की ओरिएंटेशन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन अलाउ होंगे या डिसअलाउ. सो ओवरऑल दिस द ट्रांसलेशन विल बी अलाउड. सिर्फ वही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन अलाउ होंगे इफ ऑल द अबव 3 फैक्टर्स हैव एप्रोप्रिएट सिमेट्री रिलेशनशिप, जिसमें ये तीनों फैक्टर के बीच में क्या होगा, सिमेट्री रिलेशनशिप प्रॉपर होंगे, वही आपका अलाउ होंगे और बाकी सारा ट्रांसलेशन डिसअलाउ होंगे आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन. सो समरी, आज हमने देखा कि आपके पास किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होने के लिए लाइट और मैटर के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है. जब तक इंटरेक्शन नहीं होंगे तब तक आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें भी आपके पास जो लाइट एब्जॉर्ब होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाते हैं. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हैं तो आपका एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम अराइज होते हैं. नेक्स्ट हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशंस देखे, जिसमें हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन थे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, n to sigma star, then we have pi to pi star, and then we have n to pi star. एनर्जी ऑर्डर भी बिल्कुल यही है, नीचे आते आते आपका एनर्जी घट जाते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में इस टाइप के ट्रांसलेशन होते हैं. देन हमने देखा कि ट्रांसलेशन प्रोबेबिलिटीज, कौन सा ट्रांसलेशन हो सकता है, कौन सा ट्रांसलेशन नहीं होगा. तो 2 फैक्टर थे, एक हमारे Emax की वैल्यूज पे, दैट इज एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहे थे. दूसरा हमारे पास सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहे थे, आल्सो द सिमेट्री ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट. तो हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा एज कंपेयर टू द अनएसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. तो इन अगर आपके पास Emax का वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁴ है, ऐसे ट्रांसलेशंस को हम अलाउड ट्रांसलेशंस कहते हैं. अगर Emax का वैल्यू लेसर देन 10⁻⁴ है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन ट्रांसलेशन कहते हैं. तो सिमेट्री के बेसिस पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखना होगा. वन इज द ज्योमेट्री ऑफ द होमो, one is the geometry of the LUMO, and the orientations of dipole of the incident light. जो हम इंसिडेंट लाइट यूज कर रहे हैं उनकी डाइपोल्स की ओरिएंटेशन क्या है, इस पे भी डिपेंड करेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन अलाउ होंगे या फॉरवर्ड. ठीक है, तो ये था आपका इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर. इसके बाद हमने देखा वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशंस, एंड फाइनली हमने देखा ट्रांसलेशन प्रोबेबिलिटीज जो कि अलाउ है या डिस. ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू.